हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अभिषेक श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएच एग्जाम प्लेक्स पे। जैसा कि आपको पता है, जेएच एग्जाम प्लेक्स आपके एग्जाम जो सेमेस्टर के एग्जाम आप देते हैं वीवीयू हजारीबाग जो यूनिवर्सिटी है उसके तहत और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो एमडीसी सिलेबस है आपका, उसमें हम लोग आपका तैयारी करवा रहे हैं। यहाँ पर हिस्ट्री का और भी अदर सब्जेक्ट्स की तैयारी हम लोग यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको करा रहे हैं। आप प्लेलिस्ट विजिट जरूर करें, तभी आपको पता चल पाएगा कि हम लोग कौन कौन सा सब्जेक्ट्स का तैयारी यहाँ पर करा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, ऐसे हम लोग मेजर, माइनर और एमडीसी तीनों ही पेपर आपको बिल्कुल फ्री करवा रहे हैं। और साथ ही साथ जेएच एग्जाम प्लेक्स आपका क्या कर रहा है, आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, चाहे वो हैंड रिटेन हो चाहे वो प्रिंटेड हो। ठीक है, तो आप नोट्स पाने के लिए क्या करेंगे, आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल से आप जुड़ जाएंगे और वो दोनों का ही लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग एमडीसी हिस्ट्री में हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, तो हम लोग सेमेस्टर 1, 2, 3 के लिए जो टोटल सिलेबस प्रिस्क्राइब किया हुआ है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत, उसमें मेनली मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं। वो भी हम लोग देखेंगे कि हम लोग अब लास्ट में पहुंच गए हैं। टोटल सिलेबस हम लोग कवर कर चुके हैं। आप उसको रिवाइज करें और अपना एग्जाम अच्छे से दें। ठीक है, तो आज जो हम लोग का टॉपिक है, आज ये लेक्चर नंबर 13 है। इसके पहले जितने भी लेक्चर हुए हैं 12 लेक्चर, वो सभी लेक्चर्स के लिंक जो है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप पहले उनको देखें एक एक करके, एकदम स्टार्टिंग से जो भी आपका सिलेबस है 1857 का रिवॉल्ट से लेके अभी आपका पार्टीशन और आईएनए और सुभाष चंद्र बोस तक हम लोग अभी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जेएच एग्जाम प्लेक्स आप ही के बदौलत यहाँ पर आप ही को पढ़ाने के लिए बैठा हुआ है। और आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते हैं तो उसी से हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्डअप होता है और हम लोग नेक्स्ट क्लास लेके आते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो आज हम लोग देखेंगे मेनली आईएनए के बारे में। इसके पहले हम लोग देखे थे पार्टीशन कैसे हुआ था, मोहम्मद अली जिन्ना पार्टीशन कैसे करवाए थे, इसके बारे में चर्चा हम लोग किए थे। आज हम लोग देखेंगे इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में। तो थोड़ा सा ओवरव्यू हम लोग देखें तो इंडियन नेशनल आर्मी हम लोग को पढ़ना है 1942-43 वाला, जो रास बिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस दोनों उसमें सम्मिलित थे। एक आपका इंडियन नेशनल आर्मी आजाद हिंद फौज जो बना था, इंडियन नेशनल आर्मी, वो 1915 में भी बना था। उसके बारे में भी 2 लाइन मैं यहाँ पर बता दूंगा। ठीक है, तो मेनली हम लोग को देखना है रास बिहारी बोस के बारे में, मोहन सिंह के बारे में और सुभाष चंद्र बोस के बारे में हम लोग आज के लेक्चर में चर्चा करेंगे कि कैसे उन्होंने इतनी बड़ी फौज बनाई अंग्रेजों के खिलाफ, और अंग्रेजों का जो दमन नीति था उसके खिलाफ कई सोल्जर्स जो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाए गए थे, उन्होंने अपना जान न्यौछावर कर दिया इस देश को आजाद कराने के लिए। ठीक है, आइए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो यह है आपका पहला स्लाइड, आप देख सकते हैं इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद फौज। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आजाद हिंद फौज जो है वो दो दो बना था। एक 1915 के दौरान बना था, तो वो हम लोग को नहीं पढ़ना है। मेन पढ़ना है हम लोग को जो सुभाष चंद्र बोस और रास बिहारी बोस के द्वारा यहाँ पर संगठन स्थापित किया गया था। ठीक है, तो आजाद हिंद फौज का गठन पहली बार राजा महेंद्र प्रताप, तो आप इस चीज को अंडरलाइन कर लेंगे, कौन, राजा महेंद्र प्रताप के द्वारा गठन इसका किया गया। कब, डेट को आप याद रखेंगे, 29 अक्टूबर 1915। ठीक है, 29 अक्टूबर 1915 कौन, राजा महेंद्र प्रताप के द्वारा पहली बार आईएनए का गठन, आजाद हिंद फौज का गठन यहां पर किया गया। कहां पर, अफगानिस्तान में। ठीक है, मूल रूप से उस वक्त यह आजाद हिंद सरकार की सेना थी। तो यहां पर आप अंडरलाइन करेंगे इस बात को, उस समय यह तत्कालीन किसकी सेना थी या किस सरकार की, तो आजाद हिंद सरकार की सेना थी। ठीक है, आजाद हिंद सरकार एक आपका सरकार वहां पर चलता था, उसी की सेना थी कौन, आजाद हिंद फौज, जिसका लक्ष्य अंग्रेजों से लड़कर स्वतंत्रता दिलाना था। देख लीजिए 1915 में भी लक्ष्य वही था, लड़कर स्वतंत्रता दिलाना, ना कि बातचीत कर कर। ठीक है, अब ये लड़कर स्वतंत्रता दिलाना
किस सरकार का ये वक्तव्य था? तो ये आजाद हिंद सरकार का, जो कि आजाद हिंद फौज तैयार की थी। ठीक है। जब दक्षिण पूर्वी एशिया में जापान के सहयोग द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने करीब 40,000 भारतीय स्त्री पुरुषों को प्रशिक्षित सेना का गठन शुरू किया और उसे भी आजाद हिंद फौज का नाम दिया। ठीक है। अब देखिए यहां पर दूसरा फेज दिखा रहा आजाद हिंद फौज का, कब? जब सुभाष चंद्र बोस इसका नाम, जब वो 40,000 भारतीय स्त्री पुरुषों का एक संगठन बनाते हैं, एक सेना बनाते हैं, उसका भी नाम आजाद हिंद फौज रखते हैं। तो नाम दिया तो उन्हें आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च कांड नियुक्त करके उनके हाथों में इसकी कमान सौंप दी। तो अब जो ये आजाद हिंद फौज थी, 40,000 जो सैनिक थे, उसके हेड थे कौन? सुभाष चंद्र बोस। अब ये आजाद हिंद फौज किसके कमान में आ गया था? तो सुभाष चंद्र बोस के कमान उनके हवाले कर दिया गया था कि अब तुम ही संभालो इस आजाद हिंद फौज को। ठीक है। अब देखिए 1942-43 का ईयर जो था, खास करके क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का, आप बोल सकते हैं आफ्टर मैथ ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, उसके बाद का कार्यक्रम उस समय चल रहा था। कब का? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का कार्यक्रम इस देश में चल रहा था, उस समय की बात हम लोग कर रहे हैं। तो आप देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सन 1943 में जापान की सहायता से टोक्यो में रास बिहारी बोस ने भारत को अंग्रेजों के कब्जे से स्वतंत्र कराने के लिए आजाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी नामक एक सशस्त्र सेना का गठन किया, या संगठन वो बना लिए। तो आप सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये लिखेंगे कब? 1943 में। जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं शॉर्ट नोट पे वैसे ही लिखेंगे। 1943 में कौन? रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस कहां पे? जापान के टोक्यो में क्या बनाते हैं? आईएनए बनाते हैं। ठीक है। ये चीज को आप याद रखेंगे। 1943 रास बिहारी बोस, जापान, आईएनए। ठीक है। इंडियन नेशनल आर्मी इसी को हम लोग बोलते हैं। इस सेना के गठन में कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस और निरंजन सिंह गिल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो रास बिहारी बोस के साथ और कौन थे? तो एक हो जाएंगे आपके मोहन सिंह, इंपॉर्टेंट है। तो आप दो नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आप याद रखेंगे, एक रास बिहारी बोस और एक मोहन सिंह, जो आईएनए 1943 में गठन हुआ था उसके ये संगठन के हेड थे, या आप बोल सकते हैं उनके जो ये संगठन बना था उसके बनाने वाले यही लोग थे। आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम मोहन सिंह के मन में आया, जिसका प्रथम सम्मेलन जून 1942 ईस्वी को बैंकॉक में हुआ। अब इसका थोड़ा सा हिस्ट्री अगर जाने तो सबसे पहले आजाद हिंद फौज के बारे में चर्चा, या किनके मन में यह बात कि हम लोग को एक फौज बनाना चाहिए, तो मोहन सिंह के मन में आया। और एक सम्मेलन हुआ कहां? बैंकॉक में। बैंकॉक में एक सम्मेलन हुआ, वहां पर यह डिसाइड किया गया कि हम लोग को, जो कि हुआ था 1942 में, कि हम लोग को क्या एक गठन करना है? आजाद हिंद फौज का गठन करना है। तो क्वेश्चन यहां पर दो तरीके से आ सकता है कि सबसे पहले ये किसके मन में आया कि आजाद हिंद फौज बनना चाहिए? तो मोहन सिंह। और कौन कौन सम्मिलित है वो तो यहां पर लिखा हुआ है, इसको अंडरलाइन कर दे रहा हूं। मोहन सिंह, रास बिहारी बोस और निरंजन सिंह। आगे अगर आप चर्चा करें, आरंभ में इस फौज में जापान द्वारा युद्ध बंदी बना लिए गए भारतीय सैनिकों को लिया गया था। अब देखिए आपको पता है जापान और अंग्रेजों, ब्रिटेन में युद्ध चल रहा था, और ब्रिटेन की तरफ से कौन लड़ रहे थे? भारतीय सैनिक लड़ रहे थे। ब्रिटेन के भी सैनिक थे लेकिन भारतीय सैनिक भी लड़ रहे थे। तो जापान ने जैसे ही ब्रिटेन को हराया तो वो बंधक बना लिए गए। तो बंधक बना लिए गए तो भारतीय सैनिक भी बंधक बना लिए गए होंगे। तो भारतीय सैनिक जो बंदी बना लिए गए, आप उसको युद्ध बंदी भी बोल सकते हैं। तो जितने युद्ध बंदी थे जापान में, सबको आईएनए में प्रशिक्षण देना आरंभ कर दिया गया। ठीक है। वही स्टेटमेंट यहां पर लिखा हुआ है कि आरंभ में इस फौज में जापान द्वारा युद्ध बंदी बना लिए गए भारतीय सैनिकों को लिया गया था। तो स्टार्टिंग में किसको लिया गया? तो स्टार्टिंग में आप देखेंगे
जापान द्वारा युद्ध बंदी बना लिए गए भारतीय सैनिकों को इस आईएनए में लिया गया और प्रशिक्षण दिया गया, ट्रेनिंग दिया गया कि कैसे अंग्रेजों को लड़के यहां से भगाना है। ठीक है। बाद में इसमें बर्मा और मलाया में स्थित भारतीय स्वयंसेवक मतलब जो स्वेच्छा से देश के लिए निछावर होने के लिए तैयार रहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्वयंसेवक। तो बाद में इसमें बर्मा और मलाया में स्थित भारतीय स्वयंसेवक भी भर्ती हो गए। ठीक है। तो सबसे पहले कौन इसमें भर्ती हुए? तो जापान के भारतीय युद्धबंदी। उसके बाद इसमें कौन भर्ती हुए? तो बर्मा और मलाया के स्वयंसेवी इसमें भर्ती हुए। आरंभ में इस सेना में लगभग 16,300 सैनिक थे। अंडरलाइन करने वाला बात है कि शुरुआत में इसमें कितने सैनिक थे? 16,300। बाद में ये आगे जाके देख लीजिए 60,000 यहां पर सैनिक हो जाते हैं। तो कालांतर मतलब जैसे अपना टाइम बीता, तो टाइम बीतते बीतते कालांतर में जापान ने 60,000 युद्ध बंदियों को आजाद हिंद फौज में शामिल होने के लिए छोड़ दिया। पर इसके बाद ही जापानी सरकार और मोहन सिंह के अधीन भारतीय सैनिकों के बीच आजाद हिंद फौज की भूमिका के संबंध में विवाद उत्पन्न हो गया। अब देखिए जापान क्या की, जितना भी उसके पास 60,000 भारतीय युद्ध बंदी थे, सबको जापान छोड़ देता है और वो छुट के कहां आ जाते हैं? आईएनए ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन मोहन सिंह और जापान के जो सरकार थे उसमें कुछ अनबन हो जाता है, कुछ विवाद हो जाता है। तो विवाद से क्या उत्पन्न होता है, उसी चीज के बारे में यहां पर चर्चा हो रही है। तो आप देखेंगे कालांतर में जापान ने 60,000 युद्ध बंदियों को आजाद हिंद फौज में शामिल होने के लिए छोड़ दिया। पर इसके बाद ही जापानी सरकार और मोहन सिंह के अधीन भारतीय सैनिकों के बीच आजाद हिंद फौज की भूमिका के संबंध में विवाद उत्पन्न हो जाने के कारण मोहन सिंह एवं निरंजन सिंह गिल को गिरफ्तार कर लिया गया। तो 60,000 जो युद्धबंदी छोड़े गए थे उसको लेके जापानी सरकार और मोहन सिंह और निरंजन सिंह के बीच विवाद हो गया। अब कुछ विवाद वहां पर हुआ ऐसा होगा जिसके कारण से क्या हुआ, जापान को लगा होगा कि हमारे देश के लिए ये लोग खतरा बन सकते हैं, इसलिए ये लोग किए क्या, ये लोग मोहन सिंह और निरंजन सिंह को क्या कर लिए? गिरफ्तार कर लिए। आगे अगर हम लोग चर्चा करें तो आजाद हिंद फौज का दूसरा चरण ये अभी हम लोग क्या पढ़े हैं? पहला चरण, जब रास बिहारी बोस, मोहन सिंह और निरंजन सिंह इसमें भाग लिए थे। अब दूसरा चरण कब होगा? अब दूसरा चरण जो आजाद हिंद फौज का होगा उसमें सुभाष चंद्र बोस इसका गठन करेंगे। कहां पर? सिंगापुर में। ठीक है। आइए हम लोग इस चीज का चर्चा करते हैं। आजाद हिंद फौज का दूसरा चरण तब प्रारंभ होता है जब सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर गए। यही मैंने बात आपको बताया। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने 1941 ईस्वी में बर्लिन में इंडियन लीग की स्थापना की। अंडरलाइन। ठीक है। तो देखिए अब छोटा छोटा संगठन जो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाया गया था वो भी आपके एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि आपके टॉपिक में एकदम क्लियर लिखा हुआ है सुभाष चंद्र बोस, आपके सिलेबस में क्लियर लिखा हुआ है। ठीक है। तो यहां आप अंडरलाइन करेंगे या आप इसको नोट कर लेंगे। सुभाष चंद्र बोस ने 1941 ईस्वी में बर्लिन में इंडियन लीग की स्थापना की। ठीक है। कहां पे? बर्लिन। क्या था संगठन का नाम? इंडियन लीग, मुस्लिम लीग नहीं, इंडियन लीग। किंतु जर्मनी में उन्हें रूस के विरुद्ध प्रयुक्त करने का प्रयास किया गया। तो जर्मनी क्या कर रही? जर्मनी में सुभाष चंद्र बोस का किसके खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया सुभाष चंद्र बोस का? तो रूस के खिलाफ। तब उनके सामने कठिनाई उत्पन्न हो गई, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहते थे, वो रूस के खिलाफ नहीं जाना चाहते थे। तो उनके मन में फिर उनको कठिनाई आने लगी वहां पर जर्मनी में अपना संगठन को बनाए रखने में, और उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया जाने का निश्चय किया। तो आप देखिए, अब किसी को भी किसी के विरुद्ध आप इस्तेमाल करेंगे और आप उससे लड़ना नहीं चाहते हैं तो आपको उस जगह को छोड़ के जाना ही पड़ेगा। ठीक है। तो जर्मनी इस्तेमाल कर रही थी किसका? सुभाष चंद्र बोस का। किसके खिलाफ? रूस के खिलाफ, जो कि सुभाष चंद्र बोस नहीं चाह रहे थे, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस का मोटो क्या था? हमारे देश से अंग्रेज यहां से चले जाएं। ठीक है। आगे अगर हम लोग चर्चा करें तो लास्ट में सुभाष चंद्र बोस कहां चल गए? दक्षिण पूर्वी एशिया, साउथ ईस्ट एशिया वो चले गए। साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है।
एक वर्ष बाद सुभाष चंद्र बोस पनडुब्बी द्वारा जर्मनी से जापानी नियंत्रण वाले सिंगापुर पहुंचे। ठीक है, तो एक साल बाद वो कहां पहुंच गए? एक पनडुब्बी से जर्मनी से सिंगापुर आए और वहां पहुंचते ही जून 1943 में रेडियो से घोषणा की कि अंग्रेजों से यह आशा करना बिल्कुल व्यर्थ है कि वे स्वयं अपना साम्राज्य छोड़ देंगे। अब देखिए कितना बड़ा बात यहाँ पर ये रेडियो से बोल दिए, कहां पर? सिंगापुर में आके 1943 में, क्या कि अंग्रेजों से या भरोसा करना या अंग्रेजों से आशा करना ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा कि हमारे देश को वो एकदम स्वयं छोड़ के चले जाएंगे और यहाँ पर हम लोग अपना राज, अपना सरकार खुद बनाएंगे। ठीक है, ये उनसे आशा करना व्यर्थ है। आगे अगर हम लोग चर्चा करें कि वे अपना साम्राज्य छोड़ देंगे, हमें भारत के भीतर व बाहर से स्वतंत्रता के लिए स्वयं संघर्ष करना होगा। ये सुभाष चंद्र बोस का लाइन था कि हमें भारत के लिए, भारत के भीतर व बाहर से स्वतंत्रता के लिए स्वयं संघर्ष करना होगा, कोई और आपके लिए संघर्ष नहीं करेगा। इससे प्रफुल्लित, इससे खुश होकर रास बिहारी बोस ने 4 जुलाई 1943 ईस्वी को 46 वर्षीय सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज का नेतृत्व सौंप दिया। अब देखिए यहां पर कितना बड़ा बात है, अंडरलाइन कीजिए कि आजाद हिंद फौज जो है सुभाष चंद्र बोस के हाथ में कब आया? तो 4 जुलाई 1943 को। तो यहां से 3 क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि आजाद हिंद फौज को सुभाष चंद्र बोस कब से लीड करने स्टार्ट कर दिए? तो 4 जुलाई 1943 से। कौन सौंपा? तो रास बिहारी बोस उनको ये जिम्मेदारी देते हैं कि आप आजाद हिंद फौज का क्या करें? नेतृत्व करें। ठीक है, आगे अगर हम लोग चर्चा करें तो आगे अब सुभाष चंद्र बोस के बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज। तो अब ये हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। तो 4 जुलाई को इनको मिला, अपना काम ही कब से स्टार्ट कर देंगे आप ही बताइए? 5 जुलाई से। तो 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया। और आप देखेंगे यांगून से होती हुई थल मार्ग से भारत की ओर बढ़ती हुई 18 मार्च सन 1944 ईस्वी को कोहिमा और इम्फाल के भारतीय मैदानी क्षेत्रों में पहुंच गई और ब्रिटिश व कॉमनवेल्थ सेना से जमकर मोर्चा लिया। अब इस चीज को आप देखेंगे, यहां पर लगता है, यहां पर आपका नारा दिया, यहां पर हो जाएगा नारा दिया। ठीक है, तो आप देखेंगे कि टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में अब वो अपने आप को क्या, उनको बना दिया गया किस चीज का सुप्रीम कमांडर? तो आजाद हिंद फौज का सुप्रीम कमांडर बना दिया। तो 5 जुलाई 1943 से वो अपना काम स्टार्ट कर देते हैं एज सुप्रीम कमांडर ऑफ INA आजाद हिंद फौज। ठीक है, अब वो संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा देते हैं। तो आप याद रखेंगे ये नारा, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस। आगे आप देखेंगे यांगून से होती हुई थल मार्ग से भारत की ओर बढ़ती हुई 18 मार्च सन 1944 ईस्वी को कोहिमा और इम्फाल के भारतीय मैदानी क्षेत्रों में पहुंच गई और ब्रिटिश व कॉमनवेल्थ सेना से जमकर मोर्चा लिया। तो अब ये इन लोग क्या स्टार्ट किया? डायरेक्ट एक्शन अब इन लोग भी स्टार्ट कर दिए थे। कौन? INA वाले। तो ये थल मार्ग से होते हुए आगे आगे पहुंच के 1944 ईस्वी में आप देखेंगे 18 मार्च, जस्ट एक साल बाद 18 मार्च 1944 में कोहिमा और इम्फाल के भारतीय मैदानी क्षेत्रों में पहुंचकर ब्रिटिश व कॉमनवेल्थ सेना से जमकर ये लोग अपना लड़ाई लड़ते हैं। बोस ने अपने अनुयायियों को, मतलब जो इनके सपोर्टर्स थे, जो इनके चाहने वाले थे, को जय हिंद का अमर नारा दिया। तो नारा याद रखेंगे कौन नारा कौन दिया है। ठीक है, तो जय हिंद का भी नारा किसने दिया है? सुभाष चंद्र बोस ने दिया है। जय हिंद का अमर नारा दिया और 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी आजाद हिंद सरकार की स्थापना की। ठीक है, तो इस चीज को आप अंडरलाइन करेंगे। आप
इस चीज को यहां से हटा के आप इसके बाद भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर बात हो रहा है कब, 1944 का, और ये बात आप पहले लिख लेंगे तो ये चीज बाद में होना चाहिए। 1944 वाला, 1943 वाला आप पहले लिख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे अगर हम लोग चर्चा करें तो 21 अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी आजाद हिंद सरकार की स्थापना की। अंडरलाइन करेंगे, अंडरलाइन करेंगे ये बात को कि जय हिंद का नारा दिए थे, ये दिल्ली चलो का नारा दिए थे। ये पॉइंट हम लोग अभी थोड़ी देर बाद फिर देखेंगे 1944 वाला। ठीक है, अभी हम लोग 43 वाला पहले देख लेते हैं। और 21 अक्टूबर 1943 से सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी आजाद हिंद सरकार की स्थापना की। अब ये बहुत बड़ा बात है। अब ये आजाद हिंद फौज कैसा भारत का था, स्वतंत्र भारत का, ये नेताजी कहते थे इसे। उनके अनुयायी प्रेम से उन्हें नेताजी कहते थे। ठीक है, उनके जो सपोर्टर्स थे उनको क्या बोलते थे, नेताजी प्यार से कहते थे। अपने इस सरकार के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा सेनाध्यक्ष तीनों का पद नेताजी ने अकेले संभाला। अब सुप्रीम कमांडर यही है, यही सरकार है, यही राष्ट्रपति है, यही प्रधानमंत्री है और यही सेनाध्यक्ष है। इसके साथ ही अन्य जिम्मेदारियां जैसे वित्त विभाग, ठीक है, सब कुछ नेताजी यहां पर आप देखेंगे संभाल रहे थे। तो अन्य जिम्मेदारियां क्या क्या थी, तो अन्य जिम्मेदारियां जैसे वित्त विभाग एससी चटर्जी को मिला। ठीक है, वित्त विभाग एससी चटर्जी को मिला, प्रचार विभाग एसए अय्यर को तथा महिला संगठन लक्ष्मी स्वामीनाथन को सौंपा गया। तो आप देखेंगे आईएनए में कौन सा विभाग किसको मिला, तो वित्त विभाग एससी चटर्जी को, प्रचार विभाग एसए अय्यर को तथा महिला संगठन लक्ष्मी स्वामीनाथन को सौंपा गया। उनके इस सरकार को जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, मांचुको और आयरलैंड ने मान्यता दे दी। अब देखिए कितना बड़ा बात है, जो कि जितने भी ब्रिटिशर्स थे यहाँ के संगठन को उतना मान्यता नहीं देते थे, लेकिन अन्य देश जो है इस संगठन को मान्यता देने लगे। जैसे आप एग्जांपल देखेंगे, जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, मांचुको और आयरलैंड। ये देखिए आयरलैंड हो गया, ये सब आपका, ये भी यूरोपियन कंट्री है लेकिन ये साथ दे रहे हैं। जर्मनी भी यूरोपियन कंट्री लेकिन साथ दे रहे हैं भारत का। ठीक है, जापान ने अंडमान व निकोबार द्वीप इस अस्थायी सरकार को दे दिए गए। नेताजी उन द्वीपों में गए और उनका नया नामकरण किया। ठीक है, अब देखिए अंडमान व निकोबार द्वीप, अंडमान व निकोबार द्वीप इस अस्थायी सरकार को दे दिया गया। जो ये सरकार बनी थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, उनको ये अंडमान निकोबार दे दिया गया। नेताजी क्या किए, उनका नामकरण किए। तो नेताजी उन द्वीपों में गए और उनका नया नामकरण किया। अंडमान का नया नाम शहीद द्वीप, अंडरलाइन करेंगे, अंडमान का नया नाम, या इसको नोट करेंगे, अंडमान का नया नाम शहीद द्वीप तथा निकोबार का स्वराज द्वीप नाम रखा गया। वेरी इंपॉर्टेंट, अंडमान शहीद द्वीप, निकोबार स्वराज द्वीप। 30, अब आगे क्या होता है, 30 दिसंबर 1943 को इन द्वीपों पर स्वतंत्र भारत का ध्वज भी फहरा दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इन द्वीपों पर स्वतंत्र भारत का ध्वज पहली बार कब फहराया गया, तो 30 दिसंबर 1943 को। इसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर एवं रंगून में, रंगून कहां है आपका, म्यांमार, सिंगापुर एवं रंगून में आजाद हिंद फौज का मुख्यालय बनाया। तो आप देखेंगे आजाद हिंद फौज का जो मुख्यालय था वो कहां बना, ये सब आपको नोट करना है। ठीक है, आईएनए का मुख्यालय कहां है, तो सिंगापुर में है। ठीक है, और रंगून में। 4 फरवरी 1944 को आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों पर दोबारा भयंकर आक्रमण किया और कोहिमा, पलेल आदि कुछ भारतीय प्रदेशों को अंग्रेजों से मुक्ति दिलाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है ये। कब हमला किए लोग,
4 फरवरी 1944 को। तो आप देखेंगे 4 फरवरी 1944 को इन लोग अंग्रेजों पर करते हैं हमला, और कोहिमा हो गया और पलेल हो गया और आदि जगहों को इन लोग अंग्रेजों के जो गिरफ्त में थे, जो भारतीय प्रदेश, उसको क्या दिलाते हैं, वहां से छुटकारा दिला देते हैं। ठीक है, आगे हम लोग चर्चा करें तो 6 जुलाई को उन्होंने रंगून रेडियो स्टेशन से महात्मा गांधी के नाम जारी एक प्रसारण में अपनी स्थिति स्पष्ट की और आजाद हिंद फौज द्वारा लड़ी जा रही इस निर्णायक लड़ाई की जीत के लिए उनकी शुभकामनाएं मांगी। और वो बोलते हैं कि मैं जानता हूं कि ब्रिटिश सरकार भारत की स्वाधीनता की मांग कभी स्वीकार नहीं करेगी। वो बोले क्या, मैं इस बात का कायल हो चुका हूं कि यदि हमें आजादी चाहिए तो हमें खून के दरिया से गुजरने के लिए क्या करना पड़ेगा, तैयार रहना पड़ेगा। और मुझे उम्मीद होती कि आजादी पाने का एक और सुनहरा मौका अपनी जिंदगी में हमें मिलेगा, तो मैं शायद घर छोड़ता ही नहीं। घर मतलब ये भारत छोड़ने की बात कर रहे थे कि अगर हमें आजादी पाने का मौका मिलता तो वो भारत छोड़ के आगे वहां पर नहीं जाते। तो आगे अगर हम लोग चर्चा करें इसी विषय में, ये सब स्टेटमेंट वो दे रहे हैं। ठीक है, ये सब स्टेटमेंट वो दे रहे हैं गांधी जी को एक रेडियो से। ठीक है, तो आगे क्या लिखा हुआ अगर हम लोग चर्चा करें, मैंने जो कुछ किया है अपने देश के लिए किया है, विश्व में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने और भारत की स्वाधीनता के लक्ष्य के निकट पहुंचने के लिए किया है। ठीक है, तो वो क्या चाहते थे, आखिर सुभाष चंद्र बोस चाहते क्या थे, वो सिर्फ अंग्रेजों को यहां से निकालना नहीं चाहते थे, वो इस देश का जो स्वाधीनता है और देश की स्वतंत्रता में जो जुड़े लोग हैं उनकी संख्या को, और वो क्या चाहते थे कि वो बढ़े और दूसरे देश भी हमारा इस चीज में सपोर्ट करें। ठीक है, तो विश्व में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने और भारत की स्वाधीनता के लक्ष्य के निकट पहुंचने के लिए किया है। भारत की स्वाधीनता की आखिरी लड़ाई शुरू हो चुकी है, ऐसा इनका कहना था कि अब हम लोग अंग्रेजों को यहां से निकाल के बाहर फेंक देंगे। आजाद हिंद फौज ने के सैनिक भारत की भूमि पर सफलतापूर्वक लड़ रहे हैं, तो है राष्ट्रपति नहीं होगा, है राष्ट्रपिता होगा। वो गांधी जी को यहां पर बोल रहे हैं, तो ये होगा क्या आपका राष्ट्रपिता। तो क्वेश्चन क्या है कि गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया, तो आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, फादर ऑफ द नेशन किसने बोला, तो सुभाष चंद्र बोस ने बोला था। तो भारत की स्वाधीनता के इस पावन युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं, ऐसा सुभाष चंद्र बोस रेडियो से गांधी जी को बोल रहे थे। सुभाष चंद्र बोस द्वारा ही गांधी जी के लिए प्रथम बार राष्ट्रपिता शब्द का प्रयोग हुआ। तो इसको आप स्पेलिंग सुधार लेंगे, राष्ट्रपति नहीं होगा, क्या होगा, राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता शब्द का प्रयोग किया गया था। इसके अतिरिक्त सुभाष चंद्र बोस ने फौज के कई ब्रिगेड बनाए। ब्रिगेड मतलब होता है रेजिमेंट। जैसे आप देखेंगे अभी भी जो इंडियन आर्मी है उसमें आपको रेजिमेंट मिलेगा, बिहार रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, राजपुताना रेजिमेंट, है ना। तो ब्रिगेड मतलब भी वही हुआ। तो ये ब्रिगेड का नाम रखे थे। अब नाम क्या क्या रखे थे आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। तो नाम था महात्मा गांधी ब्रिगेड, अंडरलाइन कर लेंगे, महात्मा गांधी ब्रिगेड, एक अबुल कलाम आजाद ब्रिगेड, और एक जवाहरलाल नेहरू ब्रिगेड, और एक अपना ब्रिगेड का नाम रखे थे सुभाष चंद्र बोस, अपने नाम पर रखे थे सुभाष चंद्र बोस ब्रिगेड। अब ये लोग करते क्या है, अब ये लोग अंग्रेजों से डायरेक्ट एक्शन के लिए तैयार रहने का बात यहां पर करते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस ब्रिगेड के सेनापति कौन थे, शाहनवाज खान थे, अंडरलाइन कर लेंगे इस बात को। सुभाष चंद्र बोस ब्रिगेड के सेनापति का नाम क्या था, शाहनवाज खान। आगे जाके ये सबको फांसी की सजा हो जाती है, आप देखेंगे थोड़ी देर में, हम लोग अभी चर्चा कर रहे होंगे। 21 मार्च 1944 को दिल्ली चलो के नारे के साथ आजाद हिंद फौज का हिंदुस्तान की धरती पर आगमन हुआ। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आजाद हिंद फौज हिंदुस्तान या भारत कब आई, आंसर क्या होगा, 21 मार्च 1944। ठीक है, 22 सितंबर 1944 को शहीद दिवस मानते हुए सुभाष चंद्र बोस ने अपने सैनिकों से मार्मिक शब्दों में कहा। तो वो एक मार्मिक शब्दों में अपने सैनिकों से कुछ बोलना चाह रहे हैं,
और वो क्या बोलना चाह रहे हैं। तो यहां पर भी एक नारा होगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नारा है सुभाष चंद्र बोस का, जो कि आपको पता होगा पहले से, है ना। और वो नारा क्या है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वही चीज यहां पर आप पढ़ेंगे, हमारी मातृभूमि स्वतंत्रता की खोज में है, ठीक है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, या स्वतंत्रता की देवी की मांग है। तो ये स्टेटमेंट ये कहते हैं अपने सैनिकों से, कौन, सुभाष चंद्र बोस। फरवरी से लेकर जून 1944 ईस्वी के मध्य तक आजाद हिंद फौज की 3 ब्रिगेडों ने जापानियों के साथ मिलकर भारत का जो पूर्वी सीमा है और बर्मा से युद्ध लड़ा है अंग्रेजों के खिलाफ। किंतु दुर्भाग्यवश द्वितीय विश्व युद्ध का पासा पलट गया। उसमें क्या होता है, जर्मनी हार मान लिया, जापान अपना घुटना टेक देता है, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। ऐसे में नेताजी को टोक्यो की ओर पलायन करना पड़ा। नेताजी कहां चले गए, जापान। और कहते हैं कि हवाई दुर्घटना में उनका निधन हो गया। ये देखिए, ये प्रूवन फैक्ट नहीं है कि नेताजी का जो है हवाई यात्रा में मौत होता है, क्योंकि इसका एक भी साक्ष्य प्रेजेंट नहीं है, लेकिन एक थ्योरी बनाया गया है कि नेताजी का हवाई यात्रा के दौरान मृत्यु हो गई। उसी चीज को यहाँ पर लिखा गया है। तो आप देखेंगे, ऐसे में नेताजी को टोक्यो की ओर पलायन करना पड़ा और कहते हैं कि हवाई दुर्घटना में उनका निधन हो गया। किंतु इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है अभी तक। आजाद हिंद फौज के सैनिक एवं अधिकारियों को अंग्रेजों ने 1945 ईस्वी में गिरफ्तार कर लिया। अब मेन नेता का ही निधन हो जाएगा, तो अब क्या होगा जी, जो फौज थी, ये जो संगठन थी, वो कमजोर होने लगेगी। क्यों, क्योंकि जो अन्य अधिकारी सुभाष चंद्र बोस के अंडर में थे, उनको जो ब्रिटिश सरकार है वो पकड़ के क्या करने वाली है, अब फांसी की सजा देने वाली है। उसी चीज का चर्चा हम लोग अभी करेंगे। देखिए, तो 1945 में सभी को क्या कर लिया गया, जो जो मेन लीडर थे सबको गिरफ्तार कर लिया गया। अब गिरफ्तार कर लिया गया, उसके बाद हुआ क्या, गिरफ्तार कर लिया और उनका सैनिक अभियान असफल हो गया। तो जो भी इनका सैनिक अभियान था सब क्या हो गया, असफल हो गया। किंतु इस असफलता में भी उनकी जीत छिपी थी, ठीक है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस को पूरा दुनिया में उनका नाम फैल गया था और भारत में तो उनका नाम मुख्य रूप से लिया जाता ही था। आजाद हिंद फौज के गिरफ्तार सैनिकों एवं अधिकारियों पर अंग्रेजी सरकार ने दिल्ली पर क्या चलाया, मुकदमा चलाया। अब जो ये आजाद हिंद फौज के जो सैनिक अधिकारी थे, इन लोग तरफ से केस कौन लड़ रहा था, तो जवाहरलाल नेहरू लड़ रहे थे, भूलाभाई देसाई लड़ रहे थे और के.एन. काटजू। अभी हम आगे चर्चा करेंगे। तो आप देखेंगे किनको किनको फांसी की सजा हुई। तो गिरफ्तार सैनिकों एवं अधिकारियों पर अंग्रेजी सरकार ने दिल्ली के लाल किले में नवंबर 1945 ईस्वी में कर्नल पर झूठा मुकदमा चलाया और फौज के मुख्य सेनानी कर्नल सहगल, ढिल्लो एवं मेजर शाहबाज खान, इन तीनों पर क्या चीज का मुकदमा ये लोग चला दिए, राजद्रोह का। अब अंग्रेज तो ये करते ही थे, तो अंग्रेज के खिलाफ आप कुछ भी कदम उठाएंगे तो आप पर कैसा केस चलेगा, राजद्रोह का केस चलेगा, मुकदमा चलेगा। इनके पक्ष में जैसा कि मैंने आपको बताया कौन कौन केस लड़ रहे थे इन किलों के पक्ष में, आजाद हिंद के जो अधिकारी थे उनके पक्ष में तो कौन कौन थे, इनके पक्ष में तेज बहादुर सप्रू, अंडरलाइन करेंगे या आप इसको लिख लेंगे, जवाहरलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई और के.एन. काटजू ने दलीलें दी, लेकिन फिर भी इन तीनों को फांसी की सजा सुनाई गई। इस निर्णय के खिलाफ पूरे देश में कड़ी प्रतिक्रिया हुई। आम जनमानस भड़क उठे और अपने दिल में जल रहे मसालों को हाथों में थामकर अभी लोग क्या करेंगे, विद्रोह करेंगे अंग्रेजों का आगे जाके, ठीक है। आगे अगर हम लोग चर्चा करें तो उन्होंने इसका विरोध किया, नारे लगाए गए, लाल किले को तोड़ दो, आजाद हिंद फौज को छोड़ दो। अब ये उनका नारा था, किनका, जो लोग घुसा गए थे उनका नारा था। क्या नारा था, लाल किले को तोड़ दो, आजाद हिंद फौज को छोड़ दो। विवश होकर तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेवेल ने अपने विशेष अधिकार का प्रयोग कर इनकी मृत्यु दंड की सजा को माफ करा दिया। तो फांसी की सजा तो दी गई, सजा फांसी की सजा तो कंप्लीट नहीं हुई, सजा सिर्फ दी गई थी लेकिन फांसी हुई नहीं थी। तो इनका जो मृत्यु दंड था, लॉर्ड वेवेल अपना जो विशेष अधिकार है उस मत का यूज करके क्या किए, अपना वो सजा को वापस
ले लिए, मृत्युदंड की सजा को माफ करा दिया। कौन? लॉर्ड वेवेल। तो आप इस चीज को अंडरलाइन कर लेंगे, जो फांसी की सजा जो दी गई थी उस सजा को वापस ले लिया गया। किनके द्वारा? लॉर्ड वेवेल के द्वारा, एक विशेष अधिकार के द्वारा ये लिया गया था। निसंदेह सुभाष उग्र राष्ट्रवादी थे, ठीक है। अब उग्र थे तभी तो इतना बड़ा सेना बनाए थे वो, ठीक है। आगे अगर हम लोग चर्चा करें, निसंदेह सुभाष उग्र राष्ट्रवादी थे। उनके मन में फांसीवाद से अधिनायकों के सबल तरीकों के प्रति भावनात्मक झुकाव भी था। मतलब वो फांसीवाद, जो फैसिज्म चल रहा था जर्मनी में, उससे भी वो बहुत प्रभावित थे, ठीक है। और वे भारत को शीघ्र अतिशीघ्र स्वतंत्रता दिलाने हेतु हिंसात्मक उपायों में आस्था भी रखते थे। जैसे आप देखेंगे कि भगत सिंह जैसे नॉन वायलेंस को भी फॉलो लोग करते थे, चंद्रशेखर आजाद, वैसे ही सुभाष चंद्र बोस भी, लेकिन ये और भी व्यापक और भी बड़े तरीके से ये चीज करना जानते थे, ठीक है। आगे अगर हम लोग चर्चा करें, इसीलिए उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया था। यद्यपि आजाद हिंद फौज के सेनानियों की संख्या के बारे में थोड़े मतभेद रहे हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ हिस्टोरियंस में आजाद हिंद फौज के सेनानियों को लेके थोड़े संख्या को लेके थोड़े थोड़े मतभेद रहे हैं, परंतु ज्यादातर इतिहासकारों का मानना है कि इस सेना में लगभग 40,000 सेनानी थे, ठीक है। तो अब ज्यादातर का मानना है, तो इसी को सही माना गया है कि आजाद हिंद फौज में जो सेना में जो सेनानी थे वो लगभग कितने थे? 40,000। इस संख्या का अनुमोदन ब्रिटिश गुप्तचर रहे कर्नल जीडी एंडरसन ने भी किया है। तो इसलिए इसको सही माना गया है क्योंकि एक इस संख्या के बारे में एक ब्रिटिशर थे जो कि वो भी बोले थे कि उनका नाम क्या था? कर्नल जीडी एंडरसन। वो भी बोले थे कि इनकी जो सेना है उसमें लगभग 40,000 सेनानी हैं, सैनिक हैं। जब जापानियों ने सिंगापुर पर कब्जा किया था तो लगभग 45,000 भारतीय सेनानियों को पकड़ा गया था, ठीक है। मोहन सिंह का पहल पर एक जापानी अधिकारी के सहयोग से आजाद हिंद फौज का गठन किया गया था। ये तो सबको पता है। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले ही मोहन सिंह के बारे में पढ़े थे। जो पहला जो काल था वो मोहन सिंह का ही था। उसके बाद मोहन सिंह किसको पकड़ा देते हैं? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इसको पकड़ा देते हैं, ठीक है। आगे अगर हम लोग चर्चा करें, जब जापानियों सिंगापुर पर कब्जा किया था तो लगभग 45,000 भारतीय सैनिकों को पकड़ा गया था। मोहन सिंह की पहल पर एक जापानी अधिकारी के सहयोग से आजाद हिंद फौज का गठन किया गया था। ये सबको पता है। मोहन सिंह के हाथों में इसकी कमान दी गई थी, मगर नेतृत्व क्षमता में कुशलता की कमी तथा संगठन को सुचारू रूप से नहीं चला पाने के कारण कुछ ही समय बाद आजाद हिंद फौज का संगठन मृतप्राय हो गया। जब नेताजी, उसके बाद आपको पता है किसको दे दिया गया? सुभाष चंद्र बोस को दे दिया गया। वही सब यहाँ पर स्टेटमेंट आपका लिखा हुआ है, आप देखेंगे अगर तो आगे क्या हुआ? अब नेताजी को मिल जाएगा। अब ये नेताजी को मिल जाएगा। तो जब नेताजी साउथ एशिया में आए और संगठन की प्रगति के बारे में जाना तो उन्हें लगा कि अब फिर से आजाद हिंद फौज को उठाकर भारत की आजादी का संग्राम लड़ना होगा। तो ये सब मैंने पहले ही बता चुका है कि 4 जुलाई 1943 को इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के प्रवासी भारतीयों की बैठक बुलाई गई और सभी ने सर्वसम्मति से नेताजी को अपना नेता बनाया तथा सुभाष चंद्र बोस इसका नेतृत्व संभाले हैं, ठीक है। तो ये सब मैंने पहले ही बता दिया है। इतना आप अपने आंसर में लिखते हैं तो आपका मार्क्स बहुत अच्छा आएगा। चलिए एक पैराग्राफ और है, इसको पढ़ के हम लोग खत्म करते हैं। आजाद हिंद फौज के गुमनाम शहीदों की याद में सिंगापुर के एस्प्लेनेड पार्क में आईएनए वॉर मेमोरियल बनाया गया था। अब ये सब मेन पॉइंट है जो आपके एमसीक्यू में आ सकता है, इसको आप नोट करेंगे। तो आजाद हिंद फौज के गुमनाम शहीद, जो शहीद हो गए लेकिन उनका नाम नहीं पता है, उन्हीं को बोलते हैं हम लोग क्या? गुमनाम शहीद, ठीक है। और गुमनामी बाबा भी बोलते हैं किनको? सुभाष चंद्र बोस को। तो गुमनाम शहीदों की याद में सिंगापुर के किस पार्क में? तो एस्प्लेनेड पार्क में। सिंगापुर के किस पार्क में? एस्प्लेनेड पार्क में एक आईएनए का वॉर मेमोरियल बनाया गया है। अगर आप कभी घूमने जाएं तो यहाँ पर आप जरूर जाके देखें। आजाद हिंद फौज के सुप्रीम कमांडर सुभाष चंद्र बोस ने 8 जुलाई 1945 को इस स्मारक में जाकर
उन गुमनाम सैनिकों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। डेट याद रखेंगे कब? 8 जुलाई 1945। बाद में इस स्मारक को माउंटबेटन के आदेश पर ब्रिटिश साम्राज्य की सेनाओं ने ध्वस्त करके सिंगापुर शहर पर कब्जा कर लिया। तो ये जो बना था आपका एस्प्लेनेड पार्क में जो वॉर मेमोरियल, इसको ब्रिटिशर्स लोग क्या करते हैं? ध्वस्त कर देते हैं। ठीक है, आगे अगर हम लोग चर्चा करें, इस स्मारक पर आजाद हिंद फौज के 3 ध्येय वाक्य लिखे हैं: इत्तेफाक, एकता, एतमाद, विश्वास और कुर्बानी, बलिदान। तो 3 ध्येय वाक्य हैं। तो क्या क्या है वो ध्येय वाक्य? एक है आपका एकता, एक है विश्वास और एक है बलिदान। ठीक है, एकता, विश्वास, बलिदान लिखे हुए थे। अंतिम में हम लोग अगर चर्चा करें तो सन 1955 में सिंगापुर की राष्ट्रीय धरोहर परिषद, नेशनल हेरिटेज बोर्ड, कहां की? सिंगापुर की, ने वहां निवास कर रहे भारतीय समुदायों के लोगों के आर्थिक सहयोग से इंडियन नेशनल आर्मी की बेहद खूबसूरत स्मृति पट्टिका एक ऐतिहासिक स्थल पर फिर से स्थापित कर दी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो खोया हुआ इज्जत इंडियन नेशनल आर्मी का जो ब्रिटिशर्स द्वारा तोड़ दिया गया था, वहां पर सिंगापुर की सरकार जो है 1955 में फिर से उसको भारतीयों की मदद से जो सिंगापुर में रह रहे थे वहां पर स्थापित कर देते हैं। उसी का स्टेटमेंट यहां पर लिखा हुआ है कि सन 1955 में सिंगापुर की राष्ट्रीय धरोहर परिषद, नेशनल हेरिटेज बोर्ड ऑफ सिंगापुर ने वहां निवास कर रहे भारतीय समुदाय के लोगों के आर्थिक सहयोग से इंडियन नेशनल आर्मी की बेहद खूबसूरत स्मृति पट्टिका, उसी ऐतिहासिक स्थल जहां से वो तोड़ा गया था, फिर से स्थापित कर दी गई। इसकी देखरेख का काम अब किस सरकार की है? सिंगापुर सरकार की है, क्योंकि अब वो सिंगापुर के अधीन है। ठीक है, तो ये था आपका आज का क्लास। इसमें हम लोग ने आईएनए और सुभाष चंद्र बोस के बारे में चर्चा कर ली। ठीक है, तो इसी तरीके से आपका जो एमडीसी का सिलेबस है सेमेस्टर 1, 2, 3 के लिए आज ही की क्लास में हम लोग कर देते हैं समाप्त। ये समाप्त हो चुका है आपका सिलेबस। आप इन 13 वीडियोस को बार बार देखें, इनका नोट्स बनाएं, बार बार रिवाइज करें, प्रिंट आउट निकालें और अपना मार्क्स को आप बढ़ाते चलें और साथ में बुक्स भी जरूर पढ़ें। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।